नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और इसमें सूत्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने साधारण ब्याज है वो पढ़ लिया है कि भाई साधारण ब्याज किस प्रकार से होता है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न है वो शामिल किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है तो मैं पहले आपको बता दूं कि ध्यान रखें, अपनी सामान्य भाषा में ये बोला जाता है कि ब्याज पर भी यदि ब्याज लगता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब कैसे, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई राशि उधार ली गई है जिसे हम मूलधन कहते हैं। चलिए मूलधन हो गया, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के बाद, ध्यान रखें निश्चित समय अंतराल में एक महीना हो सकता है, एक वर्ष हो सकता है, ठीक है, जो भी निश्चित समय होगा उसके बाद में जो ब्याज बनेगा, निश्चित समय अंतराल के बाद जो ब्याज बनेगा वो ब्याज इस मूलधन के अंदर जुड़कर मिश्र धन बनाएगा। और फिर क्या होगा कि वो जो निश्चित समय अंतराल दिया गया था उस समय अंतराल के बाद अब जो समय होगा, यानी अभी तक यदि राशि लौटाई नहीं गई है तो अब जो समय लगेगा उसमें जो भी ब्याज बनेगा वो इस मिश्र धन पर बनेगा। ध्यान रखें, सबसे पहले मूलधन पर ब्याज बनता था, अब मूलधन के अंदर ब्याज जुड़कर जो मिश्र धन बढ़ा, अगले समय के लिए वो मिश्र धन पर ब्याज लग जाएगा। फिर समय अंतराल कंप्लीट होगा, अगले समय के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे और मिश्र धन बन के फिर उस पर ब्याज लगेगा। तो ध्यान रखें कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर लगने वाला ब्याज है, क्योंकि केवल पहले साधारण ब्याज तो था वो पूरे समय के लिए केवल मूलधन पर ही ब्याज बनता था, लेकिन अब यहाँ पे मूलधन से ब्याज बनने के बाद ब्याज जुड़कर, ठीक है, मिश्रधन बनेगा, मतलब ब्याज उसके अंदर जुड़ गया है, फिर उस मिश्रधन पर और ब्याज लगेगा। तो ध्यान रखें, वैसे देखा जाए तो कोई अलग सूत्र नहीं है, उसी सूत्र से हम चक्रवृद्धि ब्याज कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उसी साधारण ब्याज वाले सूत्र से यदि मिश्रधन करते हैं तो उसे करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि समय है वो अपना कम खर्च हो और उत्तर है वो हमें एकदम सही प्राप्त हो जाए। इसलिए आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्रों का निर्माण, कि इसमें कौन सा सूत्र है वो काम में लिया जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि जैसे साधारण ब्याज में हमने पढ़ा था तो वहाँ पे सीधा ब्याज के लिए सूत्र था और मैंने बताया था ब्याज का निर्माण किससे हुआ, तो वो हुआ मूलधन, फिर दर और फिर समय, इन तीनों से मिलकर ही ब्याज का निर्माण होता है। और दर की वजह से बट्टा में क्या लगाया था 100। ये था साधारण ब्याज के लिए सूत्र। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज में हम जैसे ही आएंगे तो याद रखें वहां पे इस चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले कोई सूत्र नहीं है। जो पहले जो सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर वो मिश्र धन का सूत्र है, ये जरूर ध्यान रखें। क्या है, कई बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, वो समझते हैं कि जो भी सूत्र है वो साधारण ब्याज का सूत्र है। नहीं, ध्यान रखें, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो सूत्र है वो सीधा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए न होकर डायरेक्ट किसके लिए है, मिश्र धन के लिए सूत्र बनता है। ध्यान रखें, और वो मिश्र धन के लिए सूत्र बनता कैसे है, शुरुआत किससे होगी, मूलधन से। तो मूलधन से शुरुआत करके इसी प्रकार से गुणा का चिन्ह लगाना है। लेकिन फिर आपको क्या करना है, कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बट्टे 100, दर के नीचे हमेशा बट्टा में 100 ही आएगा। मतलब हमें क्या करना है, दर और 1 को जोड़ना है, लेकिन दर के पीछे प्रतिशत लगने की वजह से बट्टा में क्या आ जाएगा 100, यानी दर बट्टे 100, इसमें 1 जोड़ना है। ध्यान रखें, 1 हमें जोड़ करनी है। फिर क्या करना है, बार बार समय, देखिए इसमें जो होता है ना ब्याज, साधारण ब्याज में वो पूरे समय के लिए एक बार ही होता है, लेकिन इसमें है वो पूरे समय के लिए एक बार ना होकर, यदि मान लो समय अलग अलग है तो सभी समय के लिए एक निश्चित समय अंतराल लिया जाएगा, फिर अलग अलग ब्याज किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो समय होगा वो यहाँ घात में लग जाएगा। एक ही चीज़ बार बार गुणा में आएगी तो ये समय है वो क्या लग जाएगा, घात में। तो मूलधन इंटू कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टे 100 और फिर कोष्टक बंद करके समय लगाएंगे। ये जो सूत्र बना है वो सूत्र किसका है, मिश्र धन का है। ध्यान रखें, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं है, ये मिश्र धन का सूत्र है। और यदि इस सूत्र में से हमें भी पता है कि भाई जो मिश्र धन होता है उसमें मूलधन और ब्याज दोनों ही काम करते हैं, ये हमें पता है कि भाई
जो मिश्रधन बनेगा उसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। तो ये कौन हो गया मिश्रधन। अगर मैं इसमें से मूलधन यदि माइनस कर देता हूँ तो अब ये जो बनेगा ये अपना बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान रखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बन गया है। तो ये पहले मिश्रधन का सूत्र था, फिर उसमें से मूलधन घटाएंगे, ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है वो बन जाएगा। चलिए सूत्र का निर्माण हो गया। चलिए बढ़ते हैं कि अब जो नई चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें यह है कि यहाँ पे जो चीज़ हमें दो नज़र आ रही है, एक तो ये समय और एक ये दर। चक्रवृद्धि ब्याज में इन दोनों का एक बहुत ही गहरा संबंध है, जो एक इस प्रकार से इसमें कोई एक समानता नज़र आती है, वो चक्रवृद्धि ब्याज में देखनी बहुत ज़रूरी है। वैसे उसका जिक्र साधारण ब्याज में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान है वो बहुत ही ज़्यादा रखा जाता है कि समय और दर में भी एक चीज़ की है वो समानता होनी चाहिए। वो क्या समानता होनी चाहिए, उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक इस प्रकार की सारणी। इस सारणी में हमें समय और दर नजर आ रहे हैं, इसमें एक समानता होती है इन दोनों में। वो समानता क्या होती है देखिए, समय यानी जो समय मापन है वो किस में किया जा सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी कोई राशि उधार ली जाती है तो लौटाने का समय 1 घंटा या 1 दिन ये तो हो नहीं सकता। तो कौन कौन सा समय होता है ध्यान रखें, इन ब्याज हमें कब कब देना है, कितने समय के बाद देना पड़ता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें महीना, यानी ब्याज लेने का जो तरीका है वो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का इस प्रकार से हो सकता है। यानी महीना या इसे मास भी कह सकते हैं या माह भी कह सकते हैं। यानी हम ध्यान रखें सबसे पहला जो तरीका है ब्याज लेने का वो ये होगा कि भाई मैं तेरा 1 महीने बाद लूँगा या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद है वो मुझे ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। चलिए अगर ऐसी कंडीशन है तो याद रखें दर के पीछे ध्यान रखें, तो दर होगी प्रतिशत में लिखी हुई होगी, उसके पीछे ध्यान रखें यदि ये ऐसा समय है तो दर में मासिक लिखा आएगा। ये याद रखें, ये समानता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर समय महीने में है तो दर मासिक होनी चाहिए। ये मासिक का मतलब ये होता है कि ये 100 रुपये पर लगने वाला क्या है ब्याज है, और ये ब्याज जो है वो 1 महीने का है। ध्यान रखें मासिक का मतलब क्या है, 1 महीने का, यानी प्रति महीने का, जितने भी महीने होंगे उसमें हर 1 महीने में ये दर लगेगी। चलिए अगर मान लीजिए समय महीने नहीं आकर वर्ष आ गया, ध्यान रखें समय आ गया वर्ष, तो फिर दर जो होगी वो अपनी वार्षिक बन जाएगी। ध्यान रखें ये समानता देख के ही फिर प्रश्नों को करना है। यदि वर्ष समय है वर्ष और फिर ये दर के पीछे वार्षिक लगा है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये समानता नजर आते ही हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं और उसका मिश्रधन भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए वर्ष ना आकर समय अर्धवर्ष आ गया, ये ध्यान रखें। अब देखिएगा समय आ गया अर्धवर्ष, अर्धवर्ष समय आ गया मतलब ये क्या होता है भाई, अर्धवर्ष समय का मतलब होता है अब हमें ब्याज तो देना है लेकिन वो 1 महीने बाद नहीं देना है, 1 वर्ष बाद नहीं देना है, वो हमें 6 महीनों के बाद, हर एक 6 महीने, प्रति 6 महीनों के बाद ब्याज देना। मतलब उन 6 महीनों के अंदर 5वें महीने में, 4थे महीने में ब्याज नहीं देना है, केवल अर्धवर्ष यानी जैसे ही आधा वर्ष, आधा वर्ष मतलब कितने 6 मास। ध्यान रखें जैसे ही 6 मास कंप्लीट होते हैं हमें क्या करना है, उस 6 मास के ब्याज को देना है। ध्यान रखें ये ध्यान रखें 6 मास का ब्याज देना है, यानी 6 महीनों में हमें 1 बार ब्याज देना है। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे जो दर आएगी वो दर होगी अर्धवार्षिक। ध्यान रखें अब ये पूरे वर्ष की ना होकर दर भी कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक हो जाएगी, या उसे कह सकते हैं 6 मासिक ब्याज दर। ध्यान रखें 6 मासिक। तो ये जो दर है वो अर्धवार्षिक या 6 मासिक है, यानी इसमें जो ब्याज है वो हमें 6 महीनों में 1 बार देना पड़ेगा। चलिए आगे ध्यान रखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, मान इस प्रकार से नहीं आया और ये आया त्रैमास। अब ये त्रैमास क्या होता है देखिए, त्रैमास का मतलब होता है हमें 3 महीने में 1 बार ब्याज देना है, तो यहाँ जो दर बनेगी वो बन जाएगी त्रैमासिक। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि भाई कोई है और समय आ गया, मान लो यहाँ पे इस अर्धवर्ष की बात हो रही मान लीजिए, लेकिन प्रश्न में समय 1 वर्ष दिया गया है, तो सोचिए उस 1 वर्ष में ये अर्धवर्ष वाले कितने होंगे, तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 वर्ष मतलब 2 अर्धवर्ष। त्रैमास की बात हो जाए तो उसी प्रकार से वही 1 वर्ष, लेकिन त्रैमास कितने हो जाएंगे 4। तो इस प्रकार से यदि कोई समय दिया गया हो, यदि हम इस प्रकार से कोई चीज़ देखनी हो और चेंजेस करना हो तो वो हमें सोच समझ कर हमें चेंजेस करने हैं, लेकिन यदि वो चीज़ एक ही है फिर उसमें किसी प्रकार का चेंजेस या बदलाव नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ मुख्य प्रश्नों की तरफ।
आज का पहला प्रश्न लेते हैं कि मोहन ने बैंक से 50,000 रुपये का ऋण लिया, उधार ले लिया उसने बैंक से 50,000 रुपये, उसे 8% वार्षिक दर से, ध्यान रखिए। अब देखिए ये 8% वार्षिक लिखा है ना, वार्षिक मतलब होता है प्रति वर्ष, हर एक वर्ष में उसे 8% की दर लगेगी उसके 50,000 रुपये पर। फिर वो 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, उसे है वापस 2 वर्ष बाद कितनी राशि, कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है जब ब्याज वार्षिक देय हो। ध्यान रखें ये जो लाइन आई है जब ब्याज वार्षिक देय है, ये जो चीज़ होती है ना, यही हमें ये बताती है कि यहाँ पे साधारण ब्याज लगेगा या चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। क्योंकि साधारण ब्याज जो होता था उसमें ये चीज़ लिखी हुई नहीं होती है कि जब ब्याज वार्षिक देय हो, अर्धवार्षिक देय हो, त्रैमासिक देय हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो समय दिया गया है उस पूरे समय के लिए वो ब्याज लग जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा ना जब ब्याज वार्षिक देय हो, मतलब यहाँ पे देखिए समय 2 वर्ष दिया गया है, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है ब्याज हमें वार्षिक यानी हर वर्ष देना है, प्रति वर्ष देना है। 2 वर्ष का समय है लेकिन हमें पहले वर्ष भी ब्याज देना है और दूसरे वर्ष भी ब्याज देना है। मतलब ये होगा, लेकिन वो देगा कब, 2 वर्ष बाद में। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्षों का अलग अलग समय दिया गया हो तो वहाँ पे हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है। चलिए बढ़ते हैं, कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन। और मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन के लिए ही सूत्र होता है। अभी सूत्र हमने पढ़ लिया था, सीधा डायरेक्ट करते हैं। मिश्रधन के लिए सूत्र क्या था, वही मूलधन, मूलधन कितना है 50,000, फिर इंटू, फिर कोष्टक में 1 प्लस फिर दर, और दर यहाँ पे कितनी है 8/100, और समय घात में लगेगी, समय कितनी है, ये 2 वर्ष है समय। देखिए तो 8% वार्षिक है, ये 2 वर्ष है, और आगे जो ब्याज है वो भी हमें वार्षिक ही देना है, यानी कोई चेंजेज नहीं करना है। वार्षिक, वर्ष, वार्षिक, यानी कोई चेंजेज नहीं है, सारणी के अनुसार सब चीज़ है वो समान ही है। चलिए ये कर लिया, क्या माइनस में मूलधन करूं, अगर मैं माइनस मूलधन करता हूं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। अगर आपको यहाँ प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो हम माइनस मूलधन कर सकते थे, 50,000 को माइनस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ही पूछा गया कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, इन मिश्रधन ही ज्ञात करना है। चलिए बढ़ते हैं, ये 50,000 ये इंटू, अब देखिए अंदर क्या करना है, यहाँ अंदर हमेशा हमें ये क्या करना है, इस 100 को 1 से गुणा करके फिर 8 जोड़ना है। डायरेक्ट ये जोड़ करने का तरीका देखिए, 100 एकम 100 प्लस में 8 कर दिए, कितने हो गए 108, और बट्टा में कितने हो गए 100। जैसे ही ये जोड़ की फिर घात देखनी है, घात कितनी है 2, तो अभी हमने घात घातांक का वीडियो भी हम आपके सामने ला चुके हैं। जितनी घात लिखी होती है अंदर वाली संख्या को उतनी बार ही गुणा में लिखा जाता है, ध्यान रखें। 108/100, घात 2 है तो इसे कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। फिर काटने का सिलसिला शुरू होगा। ये जो 50,000 है अकेली संख्या, ये बट्टा के ऊपर मानी जाएगी। फिर क्या करेंगे, शुरू करेंगे बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे, 0 कटते हैं तो उन्हें काट देंगे। ये ऊपर 1 0, ये वापस नीचे 1 0, ऊपर 1 0, ये नीचे 1 0, ऊपर 1 0, ये नीचे 1 0, ये ऊपर 1 0 और ये नीचे भी 1 0 कटते हैं। जितने 0 कटे उतने ही 0 काटने, ये नहीं कि सभी 0 को काटना ही पड़ेगा। अब देखिए ये 5 तो है ही, ये गुणा 108 को 108 से गुणा करना है, इसका हमने आपके सामने, देखिए मैं आपके लिए एक वीडियो है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस प्रकार के नंबर को यदि डायरेक्ट गुणा करना हो, समय अधिक ना लगे, और ऐसा यदि आप गुणा करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारा जो तरीका है उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं डायरेक्ट यहाँ गुणा कर रहा हूँ तो गुणा बन गया ये इस प्रकार से 11,664, 108 और 108 का गुणा कैसे बना वो उस वीडियो में आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बट्टा के नीचे 1 कोई मतलब नहीं, फिर 5 से कर देंगे इससे गुणा, 11,664 को 5 से गुणा किया, गुणा हमें प्राप्त हो गया 58,320। ये जो हमें प्राप्त हुआ है 58,320 रुपये, यही है 2 वर्ष बाद चुकाई गई कुल राशि। अगर अब यहाँ पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, तो हम क्या करेंगे, इस 58,320 में से उधार लिया गया जो मूलधन था वो हम घटाएंगे, तो ये हो गया 8,320 रुपये। यही जो बड़ा है यही है चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज की तुलना में, ध्यान रखें, साधारण ब्याज यदि देखा जाए तो वो इस चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में है वो कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि कितने रुपए का 10% वार्षिक दर से, देखिए ये जो प्रश्न में है वो दर है 10% वार्षिक दर। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है
दर से डेढ़ वर्ष, 1/2 वर्ष, यानी 1 वर्ष तो पूरा है और 1 आधा वर्ष है का चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमें प्रश्न में दिया गया। ध्यान रखें, ये हमें दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट 12,610 रुपये। चलिए आगे देखिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। अब देखिएगा, यहाँ पे वार्षिक लिखा हुआ है, यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, समानता दोनों में है, लेकिन आगे लिखा है कि जो भी ब्याज है वो अर्धवार्षिक देय है। यहाँ देखिएगा क्या लिखा है, अर्धवार्षिक, यानी ये जो ब्याज अब लग रहा है वो हमें हर एक 6 महीने में देना है। यानी अर्धवार्षिक यानी कितना, आधे वर्ष में ब्याज देना है। यानी ये जो ब्याज हमें देना है, ये जो ब्याज है ना, ये तो वर्ष का है पूरे। अगर आधे वर्ष में देते तो ये ध्यान रखें, ये तो पूरे साल की दर हो गई। अगर आधे साल की दर होती तो वो कितनी होती, 5%। तो ये अपना माइंड लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, किसी प्रकार का कोई हमें याद कुछ भी नहीं करना है। देखिए सोचिए कि अगर पूरे वर्ष में 10% लगता है, दर 10% लगती है, तो आधे वर्ष में कितनी लगेगी, 5%। ये हो गई अर्धवार्षिक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा याद नहीं करना है कि दर को दुगुना कर दो, दर को आधा कर दो, समय को दुगुना कर दो। याद तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम केवल समझेंगे कि भाई हमें भी पता है कि पूरे वर्ष में यदि 10% की दर लगती है तो आधे वर्ष में कितनी लगेगी, 5% लगेगी। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आइए देखिए, अब ये अगर अर्धवार्षिक बना है तो समय भी अर्धवर्ष होना चाहिए। मैंने अभी आपको सारणी में यही समझाया था कि समानता होनी बहुत जरूरी है। अब हम इसे अर्धवर्ष बनाएंगे। अगर ये 1/2 ये पूरा क्या है, वर्ष, उसमें हमको केवल अर्धवर्ष ढूंढने उसके अंदर। ये नहीं करना है कि सर अर्धवर्ष का मतलब क्या होता है, सर आधा वर्ष कर देंगे, आधा समय कर देंगे। समय को आधा नहीं करना है हमें, तो केवल यहाँ पे यही ढूंढना है कि ये अर्धवर्ष यानी आधे वर्ष, इसमें कितने हैं। तो ये कितना है, 1 वर्ष है पूरा और 6 महीने है, तो 1 वर्ष मतलब कितना, 2 अर्धवर्ष। फिर ये जो आधा है वो भी 1 अर्धवर्ष। तो यहाँ पे अर्धवर्ष हो गए कितने, 3 अर्धवर्ष। केवल हमें अपना दिमाग ही लगाना है, किसी प्रकार का कुछ भी याद नहीं करेंगे कि दुगुना कर दो, 2 से गुणा कर दो, ये कर दो। सोचिए भाई अर्धवर्ष यानी आधे वर्ष कितने हैं। तो इसमें यदि मैं आधे वर्ष देखूं, जैसे 6 महीने देख लिए, फिर वो हो गया 1 अर्धवर्ष, फिर 6 महीने हो गया 1 अर्धवर्ष, फिर 6 महीने हो गया 1 अर्धवर्ष। तो इसमें कितने अर्धवर्ष हो गए, 3। अगर यहाँ पे 2 वर्ष होते तो अर्धवर्ष कितने हो जाते, 4, क्योंकि अर्धवर्ष करते तो कितने बन जाते, टोटल 4। तो जिस प्रकार से किया है केवल हमें समझकर ही करना है। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन मूलधन प्रश्न में नहीं दिया गया, लेकिन कितने रुपए का, यही मूलधन हमें ज्ञात करना है। लेकिन ये याद रखिए मूलधन के लिए सूत्र नहीं, ये सब कहाँ थे, सूत्र के अंदर। सूत्र किसका बताया था हमने, 2 सूत्र बताए थे, पहला था मिश्र धन का और दूसरा था चक्रवृद्धि ब्याज का। तो यहाँ देखिए प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ही लगाना है। क्या सूत्र था, वो सूत्र रखते, देखिए सूत्र था मूलधन इंटू, फिर कोष्टक में था 1 प्लस दर बट्टे 100। देखिए मूलधन में याद है नहीं ना, तो मूलधन हमने लिखा नहीं। फिर क्या था, दर बट्टे 100। दर कौन सी लिखूं, 10 या 5, तो हम लिखेंगे 5 वाली, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है अर्धवार्षिक देना है, तो ये अर्धवार्षिक वाले लेंगे, 5 बट्टे हो गया 100। फिर घात में समय कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 अर्धवर्ष। अब क्या करेंगे, देखिए इतना ही अगर मैं सूत्र रखता हूं तो वो तो हो गया किसका, मिश्र धन का, और प्रश्न में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो वापस मूलधन को हम घटाएंगे। अब ये जो बड़ा है वो चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना बन गया, 12,610। तो इस प्रकार से हमने ये सूत्र बनाया और ये प्रश्न में है, हमें पहले से दिया गया है। इसको यहाँ पे सरल करते हैं और सरल करने के बाद अपना उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये माइनस मूलधन है, यहाँ पे भी मूलधन है, इन दोनों में से मूलधन को क्या ले लेते हैं, कॉमन, क्योंकि ये पूरा एक साथ, याद रखें ये पूरा एक साथ है, ये माइनस में अलग ही पड़ा है, तो मूलधन क्या ले लेते हैं, कॉमन। जैसे ही हमने मूलधन को कॉमन लिया, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। यहाँ इसे सरल करेंगे तो 100 एकम 100 और 5 कितने हो गए, 105। 105 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 105 ये बट्टे में 100, इसे 3 बार लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये रख दिया। अब आगे करते देखिए क्या करना है। अब आगे ये चलिए लिख दी 3 बार, माइनस का ये माइनस लिखेंगे, मूलधन यहाँ से कॉमन चला गया, बचेगा क्या पे 1, गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन -1 है तो लिखना ही पड़ेगा। बराबर में क्या हो गया, 12,610। अब इसे करेंगे सरल, तो सरल करने के बाद देखिए क्या आया, यहाँ 105 को 105 से गुणा किया, फिर इस 105 से गुणा किया, इन तीनों का गुणा हमें प्राप्त हो गया 11,57,625। इन तीनों का गुणा हो गया। अब बट्टा में देखिए इन सब का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 ही होगा,
और गुणा में पीछे जीरो लगे हैं तो वो सारे जीरो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। माइनस क्या लगा है 1 और बराबर में क्या है 12,610। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, ये भिन्न है, इसमें से हमें 1 घटाना है। अगर कभी भिन्न के साथ जोड़, जैसे यहाँ पे देखिए 100 एकम 100, 100 और 5 जोड़े कितने हो गए 105। तो इसी प्रकार इसमें भी घटाने वाला काम करेंगे तो क्या करेंगे, हर को ले जाकर 1 से गुणा करेंगे, वो इस भिन्न के साथ में आकर घट जाएगा। ध्यान रखें, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो लिखा हुआ है क्या, ये है 10 लाख। ये ध्यान रखिए 10 लाख को 1 से गुणा करेंगे तो होगा 10 लाख ही होगा 1 से गुणा करने पर। फिर ये जो ऊपर है उसमें से ये संख्या है वो घट जाएगी गुणा करने के बाद में। तो चलिए वापस लिखते हैं, ये मूलधन है ही। फिर अब शुरू करते हैं, यहाँ पर क्या आता है 10 लाख, यहाँ से गुणा किया 1 को, कितना हो गए 10 लाख हो गए। 11,57,625 में से 10 लाख यदि मैं घटाऊं तो कितना आएगा 1,57,625 आएगा। ये घटा दिया, ध्यान रखें यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और ये जो बट्टा में है 10 लाख वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। ये नहीं करना है कि सर यहाँ गया गुणा में अब यहाँ लिखेंगे, नहीं देखो ये गुणा इसलिए किया हमने ताकि ये जो भिन्न से अलग था उसे हम भिन्न के साथ में ला सकें, इसीलिए इसे हर से गुणा किया जाता है, बाकी हर अपने स्थान पर ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है 12,610। अब हमें ये जो प्राप्त हुआ है इसमें यदि कोई दोनों संख्या अंश और हर कटते हैं तो उन्हें काट लेंगे। देखिए इकाई अंक में यहाँ क्या लिखा है 25, या पीछे क्या है 2 जीरो। जब भी किसी संख्या के पीछे 25 लिखा हो तो वो हमेशा 25 के पहाड़े से कटेगा। ध्यान रखें, हमें काटना है और पीछे जीरो यानी 100 है 1000 है, ये तो 25 से कटने ही है। 2 जीरो लगे हैं पीछे या 25 लिखा है वो 25 के पहाड़े में आएगा ही आएगा। चलिए 25 के पहाड़े से काटना शुरू कर दिया, इसे भी काटेंगे और इसे भी काटेंगे। तो यहाँ देखिए 25 चौके ये 100 हो गए, पीछे जो बच गए क्या 4 जीरो बच गए। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, 25 के पहाड़े से भाग देते हैं, 15 में जाएगा नहीं, किसमें देंगे 157 में। तो ये हो गया 25 छक्के 150, क्या बच गया 7, 76 बन गए। वापिस 25 तिये 75, क्या बच गया 1। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ जैसे ही 1 बचा 2 को साथ में लिया 12 बन गए। 25 का भाग फिर भी 12 में नहीं जा रहा है। जब भी आगे का नंबर साथ में लेने के बाद भी भाग नहीं जाए वहाँ 0 लगाएंगे और आगे वाले नंबर को और साथ में लेंगे। तो 12 यहाँ था, 5 और लिया, कितने बन गए 125। ये 25 पंजे 125। अब देखिए इकाई अंक में क्या पड़ा यहाँ पे 5 और यहाँ क्या है 0, तो अब ये 5 के पहाड़े से जरूर कटेगा। देखिए 5 अट्ठे 40, ये पीछे के 0 वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं 5 के पहाड़े से, 5 एकम 5, क्या बच गया यहाँ पे 1, 5 दूनी 10, क्या बच गया 3 और 5 छंग 30 और ये 5 एकम 5, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं। जितना काटना था हमने काट दिया, अगर नहीं कटता है तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे पक्षांतरण। ये है 12,610, ये बट्टा के जो नीचे है पक्षांतरण करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर और ये जो ऊपर है वो चला जाएगा नीचे। जैसे ही नीचे गया अब हम क्या देख रहे हैं, ये देखो 1261, इसमें भी देखिए 1261 1261 दोनों सेम टू सेम है ना। तो ये खुद के पहाड़े से एक बार, ये खुद के पहाड़े से एक बार तो कट जाएगा, लेकिन पीछे 0 है तो 0 भी लग जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे गुणा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा मूलधन 8 एकम हो गया 8, गुणा में पीछे जितने भी 0 है वो सारे 0 है वो लिख दिए जाएंगे। ये 4 0 यहाँ लिख दिए, यानी 80,000 रुपये है वो क्या है मूलधन बन गया है। ध्यान रखें, अगर अब हमें ये पूछ लिया जाए कि इतने समय के अंदर कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, नहीं मिश्रधन कितना होगा, तो हम इस मूलधन को और ब्याज को है वो जोड़ देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में 2,500 रुपये का, यहाँ देखिए 2 सही 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष का 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और जबकि ब्याज वार्षिक यानी प्रति वर्ष दे है। ध्यान रखें यहाँ पे देखिए प्रति वर्ष यानी ये जो ब्याज है हमें वो वार्षिक ही देना है, प्रति वर्ष कह दो चाहे वार्षिक कह दो। यानी अब ये वार्षिक कहा है मतलब ये वर्ष है वो चेंज नहीं करेंगे, और ये जो दर हमें दी गई है उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये वार्षिक ही है, यानी किसी वर्ष को या वार्षिक को चेंज करने की जरूरत नहीं, लिखा है ना प्रति वर्ष, यहाँ पे वर्ष लिखा है, चेंज कुछ भी नहीं करेंगे। तो सीधा हम क्या लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या था कि सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना है, मूलधन फिर गुणा 1 प्लस यहाँ पे दर लिखेंगे बट्टा में 100 और घात में था क्या समय। ये जो सूत्र था ये तो था मिश्रधन का, यदि इसमें से हम मूलधन को माइनस कर देते हैं तो वो बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए रखते हैं मान, ये 2,500 ये गुणा 1 प्लस दर कितनी है 6
100 समय है वो है 2 सही 1/2। अब देखिएगा क्या करना है, 2 सही 1/2 और माइनस हो गया मूलधन। अब इसमें करेंगे क्या, तो अब क्या करना है हमें, जैसे ही इस प्रकार से कोई भिन्न में यदि कोई समय आ जाता है, ध्यान रखें मिश्रित भिन्न में है, ध्यान रखें, और इस प्रकार से यदि आता है तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है वो देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, इन दो में संख्या को अलग कर दे और भिन्न को अलग कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 सही 1/2 लिखा है, ध्यान रखें हमेशा मिश्रित भिन्न जो होती है ना उसमें हमेशा संख्या और भिन्न के बीच में जोड़ का नीचे होता चिन्ह होता है, ध्यान रखें, ये नहीं तो गुणा है, इन दोनों के बीच में किसका होता है, प्लस का चिन्ह होता है, ये याद रखें। मिश्रित भिन्न में जब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नजर नहीं आए तो वहाँ हमेशा प्लस होता है। यानी ऐसा सोचिए दिमाग में कि यहाँ ये जो घात लिखी हुई है इन घातों के बीच में क्या है, जोड़। और हमने जो घातांकों के नियम पढ़े थे उसमें हमने आपको ये बताया था कि घातांकों की जोड़ कब होती है, जब ये जो नीचे का आधार जो दिख रहा है वो गुणा में लिखा हुआ हो और पूरा का पूरा समान हो। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को कर देंगे अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक ये हो गया 6/100, घात रख देंगे यहाँ पे 2, ठीक। इस घात को अलग करेंगे ना तो यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह रख के यही आधार रखेंगे, जिसके ऊपर ये घात लगी हुई थी ना उसको वैसे का वैसा ही रखना है, चेंज नहीं करना है। अब ये जो घात है वो 1/2 इसके ऊपर भी आ जाएगी। बस देखिए क्या किया हमने, ये जो चीज़ थी उसको वापस लिख दी चीज़ को, और जो भिन्न थी ऊपर घात में उनमें से 2 को कर दिया अलग और 1/2 को कर दिया अलग। इस प्रकार से अलग करेंगे, लेकिन चिन्ह बीच में गुणा का ही रखना है, बीच में ये ध्यान रखें, ये गया माइनस, मूलधन कर देंगे 2500। बस रखने का इतना तरीका ध्यान रखें, अब इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए 2500 ये गुणा, अब देखिए इसको सरल करते हैं, 100 एकम 100, 100 और 6 कितने हो गए 106। ये स्क्वायर लिखिए, मतलब स्क्वायर कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तो 106 इंटू बट्टा में 100, वापस 106, ये बट्टा में 100 कितनी बार लिख दी, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 3 होती है तो 3 बार लिख देते। ये हो गया गुणा का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिएगा जब भी घात इस प्रकार से भिन्न में आती है तो उस वक्त हमें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो नीचे जो चीज लिखी है ना 2, इस 2 का हमें इस दर में भाग देना, याद रखें इस 2 का क्या दे देंगे, दर में भाग दे देंगे। क्यों देंगे उसका कारण बताता हूँ। ये जो 6 जो हमें दर दी गई है ये है वर्ष की, क्योंकि लिखा है ना प्रति वर्ष, यानी हर एक वर्ष में, यानी ये जो है पूरे वर्ष की है, लेकिन समय यहाँ केवल कितना है, आधा वर्ष ही है ना, तो इस आधे वर्ष को देखकर ये दर जो है वो केवल आधे वर्ष की बनेगी, यानी कितनी बनेगी, 3%। अब कहो सर इसमें अर्धवार्षिक तो है ही नहीं, अर्धवार्षिक तो नहीं है, लेकिन दर जो समय हमें दिया गया वो कहते कितना है, आधा वर्ष, इसलिए इस 2 का क्या दे देंगे, इसमें भाग, ध्यान रखें इस बट्टा में जो भी है उसका भाग देंगे, 2 एकम 2, ये 2 3 6। पहले ऐसे नहीं करना है, ये 100 को इसमें ऐसे गुणा करके जोड़ दिया फिर आधा कर दिया, नहीं, पहले इस दर को आधा करेंगे, अब बाकी वाला काम करेंगे। 100 एकम 100, 100 और ये 3 कितने हो गए, 103 बट्टा में 100। ये जो है वो पूरे वर्ष की है दर, एक वर्ष की, ये केवल आधे वर्ष की दर है, ये माइनस हो गए 2500। अब इनको करते हैं सरल, जितना कटता है उनको काट देते हैं। ये देखिए 2 0, यहाँ पे भी 2 0, ये काट दिया हमने। ये 25 और ये 100, 25 के पार्ट से कट रहे हैं ना, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, काटेंगे गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन हमें ऐसा क्या करना है कि जब भी बट्टा में इस प्रकार से 100 आता है, 10 आता है, 1000 आता है, तो अपनी कोशिश ये रखनी है कि वहाँ पे 0 कटे तो काट ले, 0 नहीं कटते हैं तो आपको क्या करना है, सबको गुणा करने के बाद में 0 कटेंगे तो 0 काट देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, जितने 0 उतने अंक गिन के फिर दशमलव लगा देंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पाड़े से हम नहीं काटेंगे, क्योंकि पाड़े से काटने से ये प्रश्न गलत तो नहीं होगा, गलत तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इसमें थोड़ा है वो कठिन हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करें, इन चारों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। इन सबको जैसे ही गुणा किया, ये गुणा हमें प्राप्त हो गया 2,89,32,700, ये हमें प्राप्त हो गया इन सब का गुणा। और बट्टा में यहाँ लिखेंगे इनका भी गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,000। गुणा कर दिया, 1 एकम 1, जितने 0 गुणा में लगे होते हैं वो सारे के सारे वापस पीछे लिख दिए जाते हैं। चलिए अब देखिए, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएंगे, माइनस में यहाँ पे 2500 पहले से लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है कि जैसे ये 2 0 कटे, काट दिए। अब देखिए 2 0 अभी बच रहे हैं लेकिन कट नहीं रहे, ऊपर देखिए, तो जितने 0 21 से उतने ही अंक और क्या लगा देंगे, दशमलव। जैसे हम दशमलव लगाएंगे यहाँ आ जाएगा क्या, देखिए 2893, वही का वही, फिर दशमलव के बाद लिखेंगे 2 और 7,
और माइनस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए ये 2500। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है। अब वही 2893.27 में से 2500 घटाएंगे, केवल 2500 ही घटाना है। जब भी इस प्रकार से दशमलव की कोई संख्या और उसमें से कोई संख्या घटानी हो वही, तो अब हमें इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो बड़ी में जैसे छोटी घटाएंगे ना, तो इस दशमलव वाले में हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए घटाते हैं। 2893 में से ये 2500 घटा दिए, ये बच गए 393, यानी 393 रुपये और 27 इस प्रकार से दशमलव लिखा है, पॉइंट दशमलव, तो ये जो रुपए बन गए वही इसका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहे हमारी अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।